कहानी सुनाई, नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। राजस्थान, वीरों की धरती। यहाँ के किले सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास के गवाह हैं। हम अक्सर इन किलों की खूबसूरती देखने जाते हैं, पर क्या हमने कभी उन दीवारों की चीखें सुनी हैं? सूरज ढलने के बाद जब टूरिस्ट चले जाते हैं, तब इन वीरान रास्तों पर एक ऐसी ताकत जागती है जिसे यहाँ के लोग छलावा कहते हैं। एक ऐसा साया जो अपना रूप बदल सकता है, जो आपकी आवाज़ चुरा सकता है और जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को जानता है। अर्जुन और ईशा, एक न्यूली मैरिड कपल जो अपने हनीमून ट्रिप के लिए राजस्थान आए थे। उनके लिए ये वक्त इश्क और जश्न का था। उदयपुर और जोधपुर घूमने के बाद वो आ पहुंचे राजस्थान की शान रणथंभौर का किला देखने। ईशा अपने नए रिश्ते के ख्वाब देख रही थी और अर्जुन उन ख्वाबों को अपने कैमरा में कैद कर रहा था। उन्हें लगा था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे हसीन याद बनेगी, पर उन्हें भनक भी नहीं थी कि ये किला उन्होंने नहीं चुना है। असलियत में इस किले ने उन्हें चुना है। रणथंभौर का किला जितना खूबसूरत है, रात होने के साथ वो किला अपना रूप भी उतनी ही खूबसूरती से बदलता है। इस किले की खूबसूरती और किताबी इतिहास से तो काफी लोग परिचित हैं, पर इसकी कहानियों में एक वो छुपा पन्ना भी है जिसे लोग चाह कर भी अनदेखा नहीं कर पाते। इस किले ने बहुत जंग देखी है, पर एक ऐसी जंग भी थी जिसमें खतरा बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अंदर के अपनों से था। उस जंग के परिणाम में सिर्फ धोखा था। राजा साहब को उनके ही किसी करीबी ने धोखे से उनके अपने कमरे में ही मार दिया था, और आज भी माना जाता है कि राजा साहब अपने किले में उस गद्दार को ढूंढने की हर कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही अर्जुन और ईशा किले के विशाल दरवाजे से अंदर कदम रखे, दोनों की आंखें हैरत से खुली रह गई। वो दोनों बेहद खुश थे। किले की हर दीवार, हर झरोका उनके लिए एक नया जश्न था। ईशा मुस्कुराते हुए हर जगह घूम रही थी, पुराने पत्थरों को महसूस कर रही थी, और अर्जुन लगातार उसकी तस्वीरें ले रहा था। ईशा और अर्जुन मदहोश हुए हाथों में हाथ डाल पूरे किले में घूम रहे थे, पर अब धीरे धीरे शाम ढल रही थी। किले की रौनक अब धीरे धीरे सन्नाटे में बदल रही थी। ईशा ने अर्जुन से कहा कि उन्हें किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाना चाहिए ताकि वो वहां से सूरज को ढलता देख सके। उसने अर्जुन से जिद की कि वहां से सनसेट का नजारा सबसे बेहतरीन दिखेगा और उनकी हनीमून एल्बम पूरी हो जाएगी। अर्जुन भी ईशा की जिद मान के बोला, आइडिया तो बहुत अच्छा है, वहां से सनसेट भी बहुत सुंदर दिखेगा और वहां से हमें पूरा रणथंभौर भी दिखाई देगा। ये बोल अर्जुन और ईशा एक दूसरे से बात करते करते किले की सीढ़ियों तक जा पहुंचे। किले की सीढ़ियां एकदम सीधे ऊपर ले जाने की जगह कई कमरों के सामने से होते हुए ऊपर के हिस्से में ले जाती थी। सूरज अभी ढला नहीं था, इसलिए वो दोनों बहुत आराम से अपना रास्ता ढूंढ किले के ऊपर आ पहुंचे, जहां से सनसेट का नजारा कुछ बहुत ही अलग और सुंदर नजर आ रहा था। और साथ ही साथ पूरा किला और उसके आसपास का इलाका और जंगल भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने वहां साथ में काफी समय बिताया, और ऐसे ही थोड़ी देर में सूरज भी ढल गया, और थोड़ी ही देर बाद उन्हें चौकीदार की सीटी की आवाज आने लगी। जब उन्होंने वहां से नीचे देखा तो चौकीदार अब किला खाली करवा रहे थे। ये देख दोनों ने नीचे जाने का सोचा और वो वापस उन सीढ़ियों के पास जा पहुंचे, पर अब अंधेरा हो चुका था और वो सीढ़ियों के रास्ते में कुछ खास साफ नजर नहीं आ रहा था। तो अर्जुन ने अपने जेब से फोन निकाला और तब उसे पता चला कि उसका फोन तो स्विच ऑफ है। और उसके तुरंत ही बाद जब ईशा ने भी अपना फोन निकाला तो उसका फोन भी कोइंसिडेंटली ऑफ ही निकला। दोनों ने अंदाजे से सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो नीचे उतरते जा रहे थे, उन्हें नीचे जाने का रास्ता उतना ही और लंबा लगने लगा था। अंधेरे में सारे कमरे एक ही जैसे लग रहे थे। तब भी अंदाजे से वो दोनों काफी हद तक सीढ़ियां उतर चुके थे, पर अब अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो कुछ ही दूर में गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि काफी देर से वो उन्हीं कुछ कमरों के आसपास से बार बार गुजर रहे थे। ये बात उसने ईशा को नहीं बताई। उसे लगा कि ईशा जबरदस्ती ही डर जाएगी।
जरूर ये उसके मन का वहम होगा। थोड़ी देर और चलने के बाद ईशा थक के बोली कि ऊपर चढ़ते समय तो ये रास्ता इतना लंबा नहीं था, तो आखिर अब ये इतना लंबा क्यों लग रहा है। अर्जुन परेशान था, फिर भी ईशा को विश्वास दिलाते हुए बोला, अरे हम अंधेरे में उतर रहे हैं ना, इसलिए रास्ता समझ नहीं आ रहा है और इसी वजह से ये हमें लंबा लग रहा है। तुम टेंशन नहीं लो, बस पहुंचने ही वाले हैं हम। ये सुन के ईशा तो रिलैक्स हो गई थी, पर यह बोल अर्जुन अभी भी उसी बात से परेशान था, क्योंकि अब तो उसे विश्वास हो गया था कि एक कमरा ऐसा जरूर है जिसके सामने से ये अब काफी बार गुजर चुके हैं। और आखिरकार वो फिर से उसी कमरे के पास आया और इस बार रुक गया। उसने ईशा को कमरे के बाहर ही छोड़ कुछ कदम अंदर बढ़ा के देखा तो उसे कुछ साफ साफ दिखाई तो नहीं दिया, पर उसे एक बोर्ड जरूर दिखाई दिया जिसमें लिखा था राजा साहब का कमरा। अर्जुन को ये बोर्ड पढ़ के बाहर पानी बेचते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात याद आ गई, जिसने उससे कहा था कि लगता है आपकी नई नई शादी हुई है और शादी के तुरंत ही बाद आप रणथंभौर किले में आ गए। ऐसी भी क्या मजबूरी थी। बुजुर्ग की ये बात सुन अर्जुन ने कहा, अरे आपको कैसे पता चला कि मेरी नई शादी हुई है? और मजबूरी क्या, ये तो बहुत ही मशहूर और खूबसूरत जगह है, मैंने यहाँ घूमने का प्लान बनाया था। तो बुजुर्ग एक अजीब से मुस्कुराहट के साथ बोले, मैंने अपना पूरा जीवन इसी किले के आसपास बिताया है और आप जैसे बहुत सारे नए जोड़ों को यहाँ आते देखा है, पर आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आपने ये किला चुना है, बल्कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि इस किले ने आपको चुना है। अर्जुन कुछ बोल या पूछ पाता उससे पहले ही ईशा ने उसे आवाज लगा दी थी और इसी वजह से वो बात वहीं अधूरी छोड़ अर्जुन ईशा के पास पहुंच गया था। और अब जब अर्जुन को उस बुजुर्ग की वो आधी अधूरी बात याद आ रही है, तो अब डर और मन में आते सवाल उसे बेचैन कर रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि अब तो यहां से जल्द बाहर निकलना ही बेहतर होगा। ईशा जैसे ही वहां से अर्जुन के साथ थोड़ा ही आगे बढ़ी तो उसे अपने पीछे से अचानक से एक आवाज आई, ईशा अकेले कहां जा रही हो इस अंधेरे में, मैं यहां हूं। ईशा झटके से पलटी तो उसने देखा कि अर्जुन तो अभी उस कमरे से बाहर आया है, और ये देख वो हैरान होकर सोची कि अगर अर्जुन वहां है तो मैं किसके साथ जा रही थी। और ये सोच जैसे ही ईशा वापस पलटी तो उसे दिखा तो कोई नहीं, पर तब भी उसे वहां किसी और के होने का एहसास जरूर हो चुका था। अर्जुन तेज कदमों से ईशा के पास आया और उससे बोला, ईशा मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहिए। और ये बोल के जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें पीछे से कुछ भारी कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ने रुक के पीछे देखा तो उन्हें दूर एक कमरे से एक परछाई बाहर आती दिखने लगी। वो उसे ध्यान से देख पाते उससे पहले उन्हें उनके पीछे से एक आवाज आई। दोनों चौंकते और घबराते हुए पलटे तो उन्होंने देखा कि वहां एक चौकीदार खड़ा है। दोनों ने राहत की सांस ली और चौकीदार उनसे बोला, आप दोनों यहाँ अभी भी क्या कर रहे हैं? ये किला बंद हो चुका है, चलिए जल्दी यहाँ से, समय की कोई कदर ही नहीं है आजकल किसी को। ये बोल चौकीदार पलटा और इन दोनों के आगे आगे इन्हें रास्ता दिखाते चलने लगा, और वो दोनों भी वहां से बाहर निकलने की उम्मीद से चौकीदार के पीछे पीछे चल दिए। पर जब अर्जुन का ध्यान गया कि वो तो फिर से राजा साहब के कमरे के पास पहुंच गए हैं, तो उसने चौकीदार को ध्यान से देखा और उसकी नजर गई चौकीदार के हाथ की तरफ, जो कि किसी आम इंसान के हाथ तो नहीं थे। उस हाथ की मांसपेशियां सूखी और गली हुई थी और उस हाथ में कुछ बहुत पुराने राजाओं वाली अंगूठियां भी थी। अर्जुन ने ईशा को चुप रहने का इशारा किया और वो दोनों चुपचाप वहीं खड़े हो गए, और वो चौकीदार चलते चलते अंधेरे में गायब हो गया। ईशा कुछ पूछती उससे पहले ही उन्हें राजा साहब के कमरे से एक डरावनी सी आवाज आई। उस आवाज से अर्जुन और ईशा बहुत ज्यादा घबराकर वापस सीढ़ियों की तरफ भागे, पर अब उन्हें सीढ़ियां मिल ही नहीं रही थी। वो जहां भी जाते बस अंत में राजा साहब के कमरे के बाहर ही पहुंच जाते, जैसे कि अब उनकी मंजिल ही वही है। थोड़ी देर बाद जब वो थक के रुक गए, तब उन्हें राजा साहब के कमरे से
एक अजीब सी परछाई बाहर आते दिखी और जब ईशा ने उसे ध्यान से देखा तो वो परछाई और कोई नहीं अर्जुन ही था, जो कि अब थोड़ी जख्मी हालत में था। और वो देख ईशा हद से ज्यादा डर गई थी। उसने जब पीछे पलट के देखा तो जिस अर्जुन के साथ वो अब तक घूम रही थी वो असलियत में अर्जुन नहीं, एक बहुत लंबे चौड़े से सड़ी और गली हुई मांसपेशियों से भरे हुए और पूरे शरीर पे महंगे महंगे आभूषणों से लदे हुए वही राजा साहब थे। राजा साहब ने जैसे ही एक खौफनाक चीख लगाकर ईशा और अर्जुन की तरफ बढ़े तो वो दोनों वही बेहोश हो गए। अगली सुबह चौकीदारों को वो दोनों राजा साहब के कमरे के बाहर ही बेहोश मिले। ईशा तो ठीक थी पर अर्जुन बहुत जख्मी था। चौकीदारों ने जब उन्हें जगाया तो उन्हें बताया कि महल का यह हिस्सा तो गेट और तालों से बंद है, तो ये यहाँ अंदर आए कैसे और इनके साथ हुआ क्या है। ईशा बहुत डरी हुई थी और अर्जुन को इतनी चोट लगी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। बस वहां से निकलते वक्त उन दोनों को वही पानी बेचने वाला बुजुर्ग मिला और जब अर्जुन ने अपनी धुंधली नजरों से उसे ध्यान से देखने की कोशिश की तो उस बुजुर्ग के हाथ भी रात वाले चौकीदार जैसे ही सड़े और गले हुए से और उसमें बहुत सारी अंगूठियां भी थी और ऐसा ही हाथ राजा साहब का भी था। अगर आपको ये महल और किले बस एक टूरिस्ट स्पॉट लगते हैं तो कभी इन महलों का इतिहास भी जानकर देखिएगा। पर हाँ, किताबी इतिहास नहीं, वो इतिहास जिनके पन्ने किसी न किसी कारण से हमारे किताबों से हटा दिए गए हैं। और तब भी आपका मन करे कि शाम का सनसेट थोड़ा और खूबसूरत हो जाए तो भूलिएगा नहीं, उस खूबसूरती को और निखारने के लिए राजा साहब आपका भी इंतजार कर रहे हैं। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।